एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ और ये जो सेशन है ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो दिसंबर 2026 के यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप जब भी अपनी तैयारी करते हो तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड को एनालाइज करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ताकि हमें ये पता लग सके कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो अभी रिसेंटली ही हमारा कल ही जून 2026 साइकिल जो है वो रैप अप हुआ। अभी एक पेपर हालांकि रहता है जो फर्स्ट डे नहीं हो पाया था, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो जून 2026 का पेपर है, यानी कि पेपर 1 अलग अलग शिफ्ट्स में और जो रिस्पेक्टिव पेपर 2 है वो हमारे हो चुके हैं, कुछ बच्चों का छोड़ के। तो अब हमें आइडिया लग गया है कि जून 2026 में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर आपके लिए जो है समझना पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। और आज मैं आपके लिए जून 2026 में जो हमारे पेपर हुए उसका एनालिसिस लेके आई हूँ। मैंने वैसे भी आपके लिए बहुत सारे सेशंस हैं जो लिए, बट यस आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अगर मुझे दिसंबर 2026 के लिए तैयारी करनी है तो क्या चीजें मुझे ध्यान में रखनी होंगी, किस तरीके से पेपर का पैटर्न चलता है और किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से कितने सवाल बनते हैं, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड क्योंकि कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं दिसंबर 2026 के लिए, जेआरएफ अड्डा ने भी अपना कोर्स जो है एटम बैच रीलॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस एंड कंप्लीट स्टडी प्लान हर चीज मिलेगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। एंड पेपर 1 के साथ साथ 14 डिफरेंट पेपर 2s हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप कॉमर्स के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉमर्स से अपना जेआरएफ नेट निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको कंप्लीट कॉमर्स के लिए पढ़ाने वाली हूँ। पेपर 1 के लिए कंप्लीट टीम जो है वो अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएगी। तो पेपर 1 एंड कॉमर्स में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, स्मार्ट स्टडी प्लान, टॉपिक वाइज वीडियोस, डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यूज विद ट्रेंड एनालिसिस, मॉक टेस्ट और वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होगी आपकी, बेसिकली मॉक ट्रैकर वगैरह होंगे, या किस तरीके से आप कितना काम कर रहे हो, कितनी क्लासेस आपने कवर कर ली हैं, कितना बैकलॉग है, ये सारी चीजें आपकी ट्रैक होंगी। तो पता लगेगा टीचर को भी एंड आपको भी कि आप कितना अच्छे से सारी चीजें कवर कर पा रहे हो और कैसे और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी, पर्सनल गाइडेंस होगी, मेंटरशिप होगी, तो वो सारी चीजों के लिए आपके साथ मैं जुड़ने वाली हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें तो हो गई, बट हमें समझना जरूरी है कि क्या चीजें पूछी जा रही हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हमारा पेपर 1 रहता है जो कि जर्नल है, और पेपर 1 से मैं ज्यादा आइडिया ले सकती हूँ कि जर्नल पेपर को मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें, सबसे पहले यूनिट आती है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें जो है जो टॉपिक आपके मेंशन है, स्पेसिफाइड है, वही घूम फिर के पूछे गए। हाँ, एक दो थ्योरीज जो है वो आपसे नहीं पूछ ली गई, बाकी और ज्यादा बहुत ड्रास्टिक चेंज हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं देखने को मिला। देन अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी बनता है और यहीं से आपका जो है थ्योरी पोर्शन भी काफी बनता है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की, टेस्टिंग की, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैम्पलिंग, है ना, किस तरीके से कब कौन सी रिसर्च यूज होती है, कितने टाइप हैं क्या, फिर उसके बाद फिलोसफीज की बात होती है, देन वैलिडिटी रिलायबिलिटी की हम बात करते हैं, तो वहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। देन न्यूमेरिकल पोर्शन में मीन मोड, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, देन प्रोबेबिलिटी का कुछ छोटा मोटा पोर्शन जो है वो आ जाता है। साथ ही साथ जो है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन वाला टॉपिक, स्क्यूनेस कोटोसिस रहता है। तो यहाँ से काफी सवाल बनते हैं। एंड इवन जो आप साइटेशंस की बात करते हैं, जब बिब्लियोग्राफी की बात आती है, इंडेक्सेस होते हैं, आई इंडेक्स है, एच इंडेक्स है ना, इम्पैक्ट फैक्टर है, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ से इस बार भी खूब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बने। फिर इसके बाद हमारी तीसरी यूनिट जो है कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत वास्ट यूनिट है। सॉरी, थर्ड यूनिट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हर बार 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पेपर 1 में ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग अतरंगी क्वेश्चन आ जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सामने से ही क्वेश्चन दिखेंगे। आपको पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होगी, क्वेश्चन में अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे तो अच्छा रहेगा। मैंने खुद भी इस बार पेपर दिया था, मैनेजमेंट का पेपर दिया था, तो मैनेजमेंट में मैंने ये चीज देखी कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, डीआई है, काफी अच्छे लेवल के पूछे हुए थे। लाइक ऐसा नहीं है कि देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं बनेगा। आप अच्छे से पैसेज रीड करो एंड क्वेश्चन फाइंड करोगे तो क्वेश्चन में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसा था, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। तो ये 5 क्वेश्चन जो है ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। जितना अच्छे से आप समझ पाओगे उतना आपके लिए आसान होने वाला है। और बहुत बच्चों ने इस बार यही बताया है कि आरसी जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा है,
डिफिकल्ट आरसी किसी भी शिफ्ट में हमें नहीं देखने को मिला है। देन इसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट आती है कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन यूनिट है इसमें इस बार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें तो नहीं पूछी गई, बट कब कौन सी चीज आई थी, टीवी कब आया था, है ना, कोई टेलीकास्ट है, कोई स्पेसिफिक शो है कोई दूरदर्शन पे, वो कब आया था, मैच द कॉलम में आ गया, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आ गए, पीछे आए थे, तो अब वो चीज भी फॉलो हुई। एंड मास मीडिया, कम्युनिकेशन मॉडल्स, कम्युनिकेशन की थ्योरीज, यही सारी चीजें जो है वो आपसे पूछी जा रही हैं, तो ये भी हमारा जो है डुएबल रहा। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। तो हमें यही चीज दिखाई दे रही है कि पीवाईक्यू बेस्ड है ना, और आपको अच्छे से समझना है जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो कोर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मैं इस बार थोड़ा सा हैरान हुई पेपर 1 में यूनिट नंबर 5 जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसको देख के, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग में इक्वेशन वाले सवाल काफी आए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है वो काफी यूज हुई। देन इसके बाद हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, यहां से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले। और फिर इसके बाद क्या बेसिक्स नहीं आए, तो बेसिक्स भी आए मैनेजमेंट का, जैसे मैंने बताया मैंने पेपर दिया था, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, आपको जो है अरेंज करना था असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग टू असेंडिंग था। फिर इसके बाद जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, एक जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। इस तरीके से सवाल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। फिर इसके बाद आगे अगर हम बढ़े, देन लॉजिकल रीजनिंग यूनिट आती है। तो लॉजिकल रीजनिंग में हमारा जो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ये टॉपिक थोड़ा कम दिखा बट दिखा। देन इसके बाद कन्वर्ट्स ऑफ वर्ड्स, कॉन्ट्रापोजिशन, इमीडिएट इन्फ्रेंस की हम बात करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फैलेसी वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। देन इंडियन लॉजिक वाला पोर्शन जो है ना वो हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इंडियन लॉजिक के भी काफी सवाल जो है वो हर शिफ्ट में एक तो आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, 2 क्वेश्चन भी किसी किसी शिफ्ट में हमें देखने को मिले हैं। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का हमारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड देन इसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स वाले हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, जैसे कि इंडक्टिव है, डिडक्टिव है ना, तो इंडक्टिव डिडक्टिव में वीक कोजेंट अनकोजेंट होता है, वीक स्ट्रॉन्ग होता है, वैलिड इनवैलिड किसमें होता है, यहाँ से सवाल काफी पूछे गए। तो ये चीज इस बार थोड़ी सी ज्यादा हमें देखने को मिली। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि था हमारा मूड्स एंड फिगर्स, यहाँ से भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमें देखने को मिले। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से सीधा ये नहीं आया कि ये ट्रू है तो बताओ फॉल्स क्या होगा, तो मूड एंड फिगर्स का क्वेश्चन बन गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया। तो वो प्रीमाइसेस, कंक्लूजन, है ना, इस तरीके से सवाल हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। तो इस तरीके से हमारा लॉजिकल रीजनिंग यूनिट यहाँ पे रहा। फिर अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो मॉडरेट लेवल का है। अब मैंने जो मैनेजमेंट का पेपर देखा उसमें डेटा किस तरीके से था, यहाँ पे जो है नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे मेल और फीमेल की रेशो थी एंड साथ ही साथ अडल्ट और चिल्ड्रन की रेशो थी। तो पूरे डेटा में मेल और फीमेल की भी रेशो थी और अडल्ट और चिल्ड्रन की भी। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस में पूछा हुआ था कि बताओ ए 1 2 3 4 5 6 सिटीज थी, तो सिटीज में कितने कितने लोग हैं, इस तरीके से हमारा डेटा था, है ना, नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे उस तरीके से सिटीजन कितने हैं उसको डिवाइड किया हुआ था, अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछे हुए थे। रेशो का क्वेश्चन था, टुगेदर कितने होंगे, कितना परसेंट कितना से कम है, मेल फीमेल से कितना कम है एक पर्टिकुलर सिटी में, 2 सिटी में मिला के टोटल बताओ मेल्स कितने हैं, अडल्ट और चिल्ड्रन जो है उनकी कितनी रेशो है अलग अलग सिटीज में। इस तरीके से सवाल आपसे पूछे हुए थे। तो मॉडरेट लेवल के डीआई थे जहाँ पे आपके 10 से 15 मिनट आराम से डीआई को सॉल्व करने में लग रहे थे। हाँ, डीआई का क्वेश्चन ऐसे थे, 1-2 क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगेगा और दूसरे 1 क्वेश्चन में आपको कम टाइम लगेगा, जो मैंने खुद भी फील किया कि मुझे पहले 2 क्वेश्चन में लगा 10 मिनट का टाइम, बट फिर मेरे जो है 2 मिनट में 2 क्वेश्चन हो गए। फिर 5th क्वेश्चन जो था उसमें भी मेरे 2-3 मिनट लग गए। तो ओवरऑल जो है ना मैंने 15 मिनट में अपना डीआई निपटाया, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी यूनिट आती है आईसीटी। तो इंटरनेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये हम बात करते हैं जब, तो इंटरनेट वाला टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है हमारा मेमोरी हायरार्की, ये काफी रहा डोमिनेटिंग। नंबर सिस्टम से सवाल नहीं आ रहे थे, तो यस नंबर सिस्टम से भी सवाल आए फिर लास्ट के डेज में। तो नंबर सिस्टम के न्यूमेरिकल थे कि इसको अरेंज करो असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, इस तरीके से थे। देन आपकी मेमोरी से क्वेश्चन थे, टाइप ऑफ मेमोरी के क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद जो है और भी हमारे डिफरेंट क्वेश्चन जो है हमारे
हब राउटर वगैरह इनसे आते हैं क्वेश्चंस, वो थे हमारे जो है इंटरनेट से क्वेश्चंस थे। देन प्रिंटर वगैरह, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे देखने को मिले। तो और हमारी फुल फॉर्म जो है यहाँ से काफी पूछी गई। तो ये सारी चीजें जो है ना यहाँ से हमें सवाल देखने को मिल रहे थे। तो यही सारी चीजें हैं जो प्रीवियसली पूछी जा चुकी है, वही थी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। हाँ, एक दो वर्ड्स जो है वो हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बार पूछ लिया कि अगर आपको ना MP3 यानी कि कोई साउंड है उसकी एडिटिंग करनी है तो क्या क्या चीजें चाहिएंगी, तो ट्रांजिशन, वॉइस ओवर, है ना, इस तरीके से ट्रांजैक्शन, ऐसे वो दिए हुए थे ऑप्शंस, दो दो तीन तीन थे हर ऑप्शन में, एंड उसके अकॉर्डिंग आपने वहां पे चूज करना था। तो अब मुझे पता है कि अगर मुझे साउंड की ऑडिटिंग करनी है तो वॉइस ओवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि वो सिंक करे, तो वो चीज के बेसिस पे मैंने आंसर लगा दिया। तो वहां पे क्या था कि आप जो है एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन, कि जो चीज नहीं हो सकती उसको छोड़ो, जो 100% होगी उसको कंसीडर करना है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता था, एक्सक्यूज मी, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता था जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से बता सकते थे कि हाँ यही मेरा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन की यूनिट आती है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी हमारे पास जो है पोल्यूशन से, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन था कि आपको ये बताना है कि जो हमारा एंथ्रासाइट है, पीट है, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस है ना, इनको अरेंज करना है आपने, राइट, कि कॉल कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें और सबसे कम किसमें, उस बेसिस पे अरेंज करना था। फिर इसके बाद जो है आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछे गए जो नए हल्के से थोड़े क्वेश्चन थे कि यहाँ पे आपको बताना है कि एक mm1/मिलीमीटर एरिया में कितना जो है डेंसिटी रहेगी। तो आपके पास क्ले एग्जाम्पल दिया हुआ था, बारीक जो वो होती है सैंड, है ना, एक मोटी सैंड होती है जो रेत बोलते हैं, जिसको एक सीमेंट होता है एक रेत होता है ना, तो उस बेसिस पे आपसे पूछा हुआ था। तो आपको मेजर करके बताना था कि कितनी डेंसिटी वगैरह होगी, तो वो आपको लर्न करना होता है कितनी डेंसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो नए आपके पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बने। बट आपके जो कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स हैं वहां से सवाल थे, SDGs, MDGs, यहाँ से सवाल हर बार आते हैं, यहाँ से आपके सवाल थे। पोल्यूशन से सवाल आते हैं तो पोल्यूशन के भी सवाल थे, राइट। और जो मैंने अभी बताया एक दो इस तरीके से नए तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। फिर इसके बाद जो हायर एजुकेशन है, यहाँ पे आपके जो कमेटीज हैं, है ना, कौन सी कमेटी जो है उसमें क्या डिसाइड किया गया था, किस कमेटी के बाद कौन सी कमेटी आई थी, इनके जो चेयरपर्सन है वो कौन थे इस कमेटी के, इस तरीके से आपके सवाल जो है वो बनते हैं। तो कमेटीज वाला क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। देन इसके बाद हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वहां से सवाल आ जाते हैं। फिर उसके बाद एंशिएंट एजुकेशन जो था हमारा, वहां से सवाल आ जाते हैं। यूनिवर्सिटीज वगैरह जो हैं वहां से सवाल आ जाते हैं। यूजीसी के सवाल बहुत ज्यादा नहीं आए इस बार यूजीसी से, बट आए फिर। और नैक है ना, हमारे पास ICTE है, यहाँ से इग्नू से सवाल जो है वो आपके बनते हैं। स्वयं प्रभा, है ना, यहाँ से सवाल बनते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव से सवाल बनते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें इस बार पेपर में देखने को मिले। तो अगर मैं आपको मोटा मोटी यहाँ पे बताऊं कि क्या चेंजेस थे, तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं थे। मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ 2-3 एडवांस टॉपिक्स हैं जो वो बने थे, तो ये हमारे लिए एक नई चीज इस बार हमें देखने को मिली थी। देन इसके साथ साथ हमारे पास जो टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, उसमें हमें एक दो टॉपिक जो पहले पूछे जाते थे वो दोबारा देखने को मिले 3-4 साल के बाद, है ना। तो ये आप देख सकते हो, आर्गुमेंट वाला टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देन DI जो है वो मॉडरेट लेवल की बनाई जा रही है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ICT में, तो वही प्रीवियस ईयर में जो चीजें पूछी जा चुकी हैं वही सेम थी, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, एक दो फुल फॉर्म्स वगैरह या एक दो टर्म्स के अलावा बाकी सारी चीजें थी। ऐसी कोई थ्योरीज होती हैं, जैसे कल्टीवेशन थ्योरी किसने दी थी, ये आपसे पूछ लिया गया, है ना, कल्टीवेशन थ्योरी में क्या होता है, ये चीजें थी। अरेंज करने वाले क्वेश्चन थे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉडल है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कैसे कैसे अरेंज करोगे, तो वो था। तो इस तरीके के सवाल जो हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो अपना जो कोर है, जो सिलेबस है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझना जरूरी है। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। एंड जब हम बात करते हैं कि पेपर 1 में हमारे 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो 50 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चन तो है ना वो आपके कोर कंटेंट के होते हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो आपको अलग डराने धमकाने के लिए, धमकाना तो क्या, डराने के लिए दिए होते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल आप देख के पैनिक हो जाओ, राइट, जिससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो। तो ये 45 क्वेश्चन आपके कोर कंटेंट के हैं। हर पेपर में आपको 5 क्वेश्चन थोड़े हटके मिलेंगे जो आपने कंटेंट में नहीं पढ़े, जो आपने रिवाइज नहीं किए, तो क्या होगा, ये आपके लिए नया टॉपिक हो जाता है, किस तरीके से मुझे ये पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ना है। तो ये एड ऑन्स जो है ना, ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एड ऑन आपको करना पड़ेगा अपनी तैयारी में। हर शिफ्ट में 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके एड ऑन होते रहेंगे।
पिछले 2-3 साल के भी प्रीवियस ईयर अगर आप कर लोगे तो आपके पास लगभग 50 कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जो आपने कोर कंटेंट में नहीं पढ़े होंगे, वो आपके पास होंगे, तो वो आपको लर्न करने होंगे, वो आपको समझने होंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, उसका थोड़ा बेसिक समझ लिया, कैसा क्वेश्चन आया था वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लेंगे। ये चीजें आपके लिए रहने वाली हैं। ये एड ऑन्स होते हैं जो हर बार आपको देखने को मिलेंगे, एंड पिछले 2-3 साल के पेपर निकाल के आप इन एड ऑन्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये पिछले साल में थोड़ा बहुत मिल जाएंगे, तो आपके टॉपिक्स जो हैं वो निकल के आ जाएंगे, और 20-30 टॉपिक 40 टॉपिक आपको नए देखने को मिल जाएंगे जो आपका कोर कंटेंट है उसके अलावा। और ये 5 क्वेश्चन के लिए आपको वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बाकी आपका जो कोर कंटेंट है वहीं से 45 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो मेजर फोकस हमेशा आपका कोर कंटेंट पे होना चाहिए, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमारे बनते हैं वो निकल के आते हैं। तो ये जो कोर है ना, जो आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है एनटीए के द्वारा, वो आपको सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंटली करना पड़ेगा। जो मेंशन किया उसका टिप टू टो हर चीज आपको कवर करनी होगी। उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आपने आना है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए समझने हैं एंड उन पे काम करना है। पहले एनालाइज करना है। आप ये देखोगे कि जो मेरे 45 क्वेश्चंस हैं वो एक कुछ 101 टॉपिक्स हैं, उन्हीं से बार बार बन रहे हैं, बट बाकी जो एक्स्ट्रा हैं उनके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत थोड़ी सी करनी होगी। बट पहले वो 100-150 टॉपिक जो आपके कोर है ना, वही आपको करने हैं। उसके बाद ये चीजें आती है, क्योंकि 45 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है 5 क्वेश्चन के कंपैरेटिवली, और 45 में से अगर आप 40 भी सही कर लेते हो, वहीं से आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा बन जाता है, वहीं से आप अपना सिलेक्शन ले लेते हो। तो आई होप ये चीज आप समझ पाओगे। जो भी दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अलर्ट पॉइंट है। मैं हर बार वो चीजें बताने की कोशिश करती हूँ जो जेन्युइनली आपको हेल्प करेंगी, ना कि कोई ऐसी चीजें फैंसी चीजें जो आपको डराएं। तो बैक टू बेसिक्स जो है ना, ये अप्रोच अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीइंग टीचर मुझे भी, कि मैं आपको वो कोर कंटेंट बेसिक से पढ़ाऊं, एंड बीइंग स्टूडेंट आपको भी। जो 5 चीजें नहीं पूछी जा रही है वो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं, बट सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द आपको घुमाती रहूं, ये चीज आपको कभी हेल्प नहीं करेगी। और आप भी एज अ स्टूडेंट जो नई चीजें पूछी जा रही है, जो फैंसी चीजें हैं, उनके इर्द गिर्द घूमते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। कोर कंटेंट आपका जो है 2-3 महीने में हो जाता है, फिर 1 महीना एक्स्ट्रा पे काम करो, फिर अच्छे से रिविजन करो एंड अपना सिलेक्शन लो। यही चीज है। जर्नल पेपर जो है वो जर्नल ही है, बट हर बार आपको कुछ ना कुछ एड ऑन तो मिलेगा। तो ये एड ऑन के पीछे तब भागना है जब कोर कंटेंट अच्छे से कर चुके हो। और मैंने 4 बार पेपर दे दिया है यूजीसी नेट का, और अलग अलग ईयर्स में दिया है। 2021 में, 22 में, 24-25 में हुआ था जो 7 जनवरी को पेपर, और अब 2026 में। तो आप देख रहे हो मैंने जो है लगातार पेपर दिए हैं अलग अलग टाइम में, तो मुझे पैटर्न भी समझ आया है ओवर द टाइम, एंड उसी के बेसिस पे आपके लिए यहाँ पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मैंने सुना है, नहीं, मैंने महसूस की है ये चीज, तब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ सुना है उस बेसिस पे नहीं। एंड यस ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं तो उनकी भी फीडबैक लेती हूँ, फिर अपना एक्सपीरियंस जो है वो देखती हूँ, एंड मैं उसमें कॉमन चीज फाइंड करने की कोशिश करती हूँ। जो कॉमन चीज मुझे देखने को मिलती है वो यही है जो एक क्रक्स है। आई होप आप इस पे काम करेंगे। अगर आप दिसंबर 26 की तैयारी कर रहे हो, तैयारी आप कहीं से भी कर रहे हो, जेआरएफ अड्डा से कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी है, यूट्यूब से कर रहे हो, किसी XYZ प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, वो मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो क्या चीज का आपने ध्यान रखना है। क्या आप सिर्फ जो पुराने टाइम में पढ़ते थे बच्चे वही पढ़ते आ रहे हो, या आप सिर्फ नई चीजों के पीछे भाग रहे हो। आप ये मेक श्योर करो अपना जो कंटेंट है, कोर कंटेंट, उसको आप कवर करें, देन उसके बाद चीजें ऐड ऑन करें एंड रिवाइज करके सिलेक्शन लें। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। एंड डेफिनेटली अगर आप जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो पेपर 1 एंड पेपर 2 का पूरा कोर्स आपके लिए रहता है। अगर आपका पेपर 2 अवेलेबल नहीं है इनमें से, तो आप ओनली पेपर 1 के लिए भी जुड़ सकते हो। और जुलाई में आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। कॉमर्स के लिए मैंने एक ऑलरेडी ओरिएंटेशन सेशन जो है वो कल ले लिया था, तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, 6 महीने मेरे साथ इस जर्नी पे चल सकते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की तैयारी के लिए, तो बिल्कुल आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो मिलेंगे आपसे क्लासेस में। थैंक यू सो मच। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बहुत कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाता है। चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, जो भी आपको देखना है सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। डिफरेंट एनालिसिस करवाए हुए हैं, पेपर 1 की प्रैक्टिस है, पेपर 2 आपको डिटेल में करवाया है, शॉर्ट्स के थ्रू क्रिस्प वीडियोस है, मैराथन वीडियोस हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, PYQs हैं, MCQs हैं, बहुत सारी चीजें आपको चैनल पे मिल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं जो पढ़ाती हूँ, जिस तरीके से पढ़ाती हूँ, उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू ऑल इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।